एनडीए ने बनाया द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा के नाम पर लगाई मोहर। 18 को होंगे राष्ट्रपति के लिए चुनाव। चालीस बागी विधायकों के साथ असम पहुंचे एकनाथ शिंदे। सीएम उद्धव ने आज बुलाई कैबिनेट की बैठक। शिंदे बोले, पहले भाजपा पर रुख करें साफ। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर सीएम शिवराज ने जताई खुशी। कहा, आजादी के 75वें साल वर्ष में अद्भुत अद्वितीय फैसला लिया। देश में पहली बार जनजाति समाज में कोई राष्ट्रपति होगा। दमोह में निकाय चुनाव के पहले दमोह कांग्रेस को झटका। शहर वार्ड कांग्रेस ने ताहिर अली के दर्जन भर समर्थकों के साथ कांग्रेस ने दिया इस्तीफा। बीजेपी में पहले भी दे चुके हैं इस्तीफा। और इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की की हत्या। मौसा ने दिया हत्या की वारदात को अंजाम। पुलिस कर रही जांच। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और खबर मिल रही है जहां राष्ट्रपति राजधानी नई दिल्ली से ये खबर आई है, जहां पर आदिवासी नेत्री और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। उनकी उम्मीदवारी का ऐलान बीजेपी संसदीय बोर्ड ने बैठक में मंगलवार के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इस चुनाव को जीतने पर द्रौपदी मुर्मू को देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। 64 वर्षीय मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। वहीं अटल सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। मंगलवार को शरद पवार के घर पर हुई विपक्षी दलों की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अब उनका मुकाबला एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से होगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा। नई दिल्ली से ये खबर, जहां पर राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जहां एनडीए ने अपना उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बनाया है, तो वहीं विपक्ष ने अपना उम्मीदवार शरद पवार को बनाया है। बता दें कि यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है और मंगलवार को शरद पवार के घर पर ये विपक्ष की बैठक हुई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। अब उनका मुकाबला सीधे एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से होगा। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि जो द्रौपदी मुर्मू है वो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। और वहीं यशवंत सिन्हा की बात करें तो वो अटल सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। कांटे की टक्कर दोनों ही दलों ने अपने अपने उम्मीदवार, राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार है उनका नाम रखा हुआ है। और जहां एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया, तो वहीं विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा का नाम सामने आया है। नई दिल्ली से ये खबर मिल रही है, जहां पर एनडीए ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बनाया है। वहीं विपक्ष की बात करें तो यशवंत सिन्हा को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। वहीं अगर हम सिन्हा की बात करें तो वो जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके समय में नई दिल्ली से खबर, जहां आदिवासी नेत्री और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने अपना राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया है। उनकी उम्मीदवारी का ऐलान बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में मंगलवार की पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिया। इस चुनाव को जीतने पर द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजेंद्र कानूनगो न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, एनडीए ने
राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए नाम घोषित कर दिया है, जहां द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया है, जो कि पहली आदिवासी महिला होंगी। जी, एनडीए की तरफ से जो नाम घोषित किया गया है द्रौपदी मुर्मू, तो इनका नाम घोषित करने के पहले काफी कवायद हुई है और कई दृष्टि से देखा जाए तो काफी विचार विमर्श के बाद ये नाम सामने आया है। तो ये था राजनीतिक दृष्टि से कि बीजेपी को नवीन पटनायक का समर्थन बहुत आवश्यक था, इसलिए उड़ीसा में दूसरा में ये मंत्री रह चुकी हैं, इसलिए नवीन पटनायक को जो है वो साधने की भी एक कोशिश है। दूसरा, ये आदिवासी महिला है, तो आदिवासी होना, महिला होना, ये एक फैक्टर रहा। फिर ये पूर्व से कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो, तो ये अभी तक नहीं हो सका था, तो उसको भी साधा गया और पूर्व से एक राष्ट्रपति उम्मीदवार बने, इस प्रकार की बात हुई। तीसरा, इनकी छवि बिल्कुल बेदाग रही है। ये एक शिक्षा के क्षेत्र में रहे, इन्होंने बहुत काम किया है, शिक्षिका रही है स्वयं और उसके बाद राजनीति में आई है और पार्षद पद से ये लगातार राजनीति में जुड़ी हुई है, पार्षद के पद से आगे बढ़ी है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि पार्षद से लेकर के मंत्री और इसके बाद ये झारखंड में राज्यपाल रही है, तो इनको अनेक राजनीतिक पदों का अनुभव है। और इस तरीके से देखा जाए तो पहले राष्ट्रपति जो हुए थे राधाकृष्णन जी, उनके वो भी शिक्षक थे और उसके बाद ये दूसरी बार हो रहा है कि एक महिला राष्ट्रपति जो बन रही है, जो शिक्षिका रही है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार इसको देखा जाए कि उन्होंने एनडीए ने, बीजेपी ने जो उम्मीदवार घोषित किया है वो बहुत सोच समझ के और तोल मोल के, जिसको कहना चाहिए, ये उम्मीदवार घोषित किया है। राजेंद्र जी, वही विपक्ष की अगर हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने भी राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा का नाम सामने रखा है, तो क्या ये महिला सीट है? और एक तरफ देखा जाए तो आदिवासी महिला भी है, जिस आदिवासी महिला के तौर पर वो उम्मीदवार बनाई गई हैं और राष्ट्रपति पहली आदिवासी महिला होंगी जो राष्ट्रपति होंगी, तो क्या ये एक तरफा जीत होगी या फिर इनमें कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी? देखिए, यूपीए ने जो उम्मीदवार बनाया है यशवंत सिन्हा को, ये भी केंद्र में वित्त मंत्री रह चुके हैं और निश्चित रूप से इनका भी राजनीतिक जीवन बहुत अच्छा रहा है और काफी जिम्मेदार पदों पर ये रहे हैं, एक आईएएस अधिकारी रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक अनुभव दोनों का समावेश इनमें है और उस प्रकार से देखा जाए तो विपक्ष ने भी, यानी यूपीए ने भी जो उम्मीदवार अपना जॉइंट उम्मीदवार जो तय करके और दिया है, सामने रखा है, जिसका नाम, वो भी कहीं से कमतर हम नहीं कह सकते। अब राजनीतिक समीकरण क्या होंगे, इसका बहुमत है, उसके हिसाब से जो भी राष्ट्रपति चुना जाएगा वो देश को एक प्रकार से नया राष्ट्रपति प्राप्त होगा। और ये बड़ी खुशी की बात है कि दोनों तरफ से एक एक उम्मीदवार का चयन किया गया है और दोनों तरफ से अनुभवी और जो प्रशासनिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से उचित है, ऐसे उम्मीदवार का चयन किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी आपका। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे नई दिल्ली से, जहां पर राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं, जहां एनडीए ने अपने उम्मीदवार के तौर पर, राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर आदिवासी महिला
द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही पार्टियां काफी कहना चाहिए दोनों ही राजनीति के क्षेत्र में रहे हैं, दोनों के ही पकड़ मजबूत है। हालांकि जो आने वाला चुनाव है, जो 10 जुलाई को चुनाव होने वाला है राष्ट्रपति का, काफी दिलचस्प होगा कि आखिर किसको जीत मिलती है और आने वाले समय में कौन राष्ट्रपति बनेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। चलिए और अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां सत्तारूढ़ शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने बुधवार को दावा किया है उनके साथ 40 बागी विधायक असम के गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट के बाहर पत्रकारों से चर्चा करते हुए शिंदे ने कहा, यहां 40 विधायक मेरे साथ मौजूद हैं, अतिरिक्त 10 विधायक जल्द ही मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि हम दिवंगत बाला साहेब ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना को जारी रखने के इच्छुक हैं। इधर महाराष्ट्र में सियासी संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई है, जिसको लेकर सभी 40 बागी विधायकों के साथ शिंदे वहां पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि शिंदे 40 विधायकों के साथ गुवाहाटी पहुंचे हैं, जहां गुवाहाटी एयरपोर्ट में वहां पत्रकारों से उन्होंने चर्चा की और उस दौरान शिंदे ने कहा कि 40 विधायक मेरे साथ मौजूद हैं और अभी 10 विधायक जल्द ही मेरे साथ जुड़ेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं। हम दिवंगत बाला साहेब ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना को जारी रखने के इच्छुक हैं। इधर महाराष्ट्र में सियासी संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये बैठक रखी है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक अद्भुत अद्वितीय फैसला लिया गया है कि अब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार एनडीए और सहयोगी दलों की ओर से जनजातीय समाज की हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू हो गई हैं। सीएम ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है, देश की मुखिया के तौर पर संवैधानिक प्रमुख के रूप में द्रौपदी देश की सेवा का नया इतिहास रचेंगी। आजादी के 75वें वर्ष में एक अद्भुत और अद्वितीय फैसला आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, नड्डा जी की अध्यक्षता में हुआ है कि अब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की ओर से, एनडीए की ओर से और सहयोगी दलों की ओर से अब जनजातीय समाज की हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू होंगी। ये फैसला कि जनजातीय समाज की बहन अब देश की राष्ट्रपति होगी, इसने पूरे देश को आनंदित तो किया ही है, गौरव से भर दिया है। और विशेषकर जनजातीय समाज के लिए तो ये अत्यंत गर्व का विषय है कि देश में पहली बार जनजातीय समाज से राष्ट्रपति होगा। जनजातीय राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, देश के पूर्वी भाग से राष्ट्रपति, शिक्षक राष्ट्रपति, क्योंकि ये बहन शिक्षक रही है पहले, और हर एक पद का निर्वाह उन्होंने पूरी कुशलता के साथ किया है। पार्षद, विधायक, राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्य और गवर्नर, जो भी दायित्व मिला पूरी प्रामाणिकता के साथ निभाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश की मुखिया के रूप में, संवैधानिक प्रमुख के रूप में द्रौपदी जी देश की सेवा का नया इतिहास रचेंगी। बहुत बहुत बधाई।
दमोह में शहर पिछड़ा वार्ड कांग्रेस के ताहिर अली ने अपने दर्जन भर समर्थकों के साथ कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के पीछे ताहिर अली का कहना है कि शहर पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति को नगरीय निकाय चुनाव में टिकट नहीं दिया गया है, इसलिए वे कांग्रेस छोड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी टीम के साथ सिद्धार्थ मलैया की टीम को ज्वाइन करने की भी बात कही है। दरअसल बीते दिन देर रात कांग्रेस ने दमोह नगर पालिका चुनाव के अपने प्रत्याशी की सूची जारी कर दी है। उस सूची में ताहिर अली के किसी समर्थक का नाम नहीं होने के कारण ताहिर नाराज हैं। तो आइए सुनते हैं कि आखिर ताहिर ने क्या कुछ कहा। विधानसभा एवं लोकसभा में हर वार्डों में काम किया है और हर वार्ड हम लोग जीते हैं। हम लोग की ये मांग थी कि पेशावर के प्रकोष्ठ से टिकट दी जाए, लेकिन पेशावर के प्रकोष्ठ से टिकट नहीं दी गई और अन्य लोगों को टिकट दी गई। जिनने विधानसभा में लोकसभा में काम ही नहीं किया उनको टिकट दी गई। अभी विधायक जी और अध्यक्ष जी कहेंगे कि लालच और लोभ के कारण ये दूसरी जगह जा रहे हैं। हम लोग लालच और लोभ के कारण सुकून की वजह से जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्रोग्राम करते हैं, अपना खर्च करते हैं, उनको सीट देते हैं, उनको मालाएं पहनाते हैं और हम लोग को इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के ऋषिनगर में मौसा ने नाबालिग लड़की का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी और बाद में खुद को भी घायल कर दिया। दरअसल द्रविड़ नगर के रहने वाले प्रताप नाम के एक युवक ने नाबालिग के साथ कमरे को अंदर से बंद कर लिया था। काफी समय से जब कमरा नहीं खोला गया तो आसपास के लोगों ने दरवाजा तोड़कर कमरे की स्थिति को देखा तो कमरे में नाबालिग लड़की लहूलुहान हालत में पड़ी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। हम लोगों को मतलब फोन आया मेरे पास भी, पास में भाभी का, तो मैं भागी आई तो ये प्रताप और ये जो गुड़िया है ये एक कमरे में मतलब बंद थे। तो पड़ोसी हम लोगों ने ताला तोड़ा, दरवाजा तोड़ के बाहर निकाला तो गुड़िया बिल्कुल मतलब खत्म की स्थिति। हम लोग बाहर खिलाए और वो गले पे रेजर पत्ती से काटा प्रताप ने, तो फिर उसको अस्पताल लेके आप लोगों के सामने काटा या पहले से? नहीं, वो तो दरवाजे बंद थे हमारे सामने। हम यहाँ पे तो दरवाजा खोल के बाहर लेके आए बच्ची को और उसको अस्पताल में। अंतर्गत ऋषिनगर कॉलोनी है, यहाँ पर एक हत्या का प्रकरण अभी आज सूचना आई थी। इसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एफएसएल टीम, हमारे थाना प्रभारी और इवन डीसीपी सर, हमारे एसीपी साहब सभी लोग आए थे और सभी पूरा प्राथमिक कार्रवाई घटनास्थल की है। यहाँ जो डेथ हुई है जिस बच्ची की, उसको पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को रवाना किया गया है। अभी तक की जो प्राथमिक जांच और जो बातें जो कथन आदि हुए हैं, इन सबसे ये लग रहा है, यहाँ तक की जो स्थिति स्पष्ट हुई है ये है कि जो मृतिका है करीब 16.5 साल उसकी उम्र है और ये एक घर है जिसमें 2 कमरे हैं। एक पार्ट में वो रहती है, मृतिका का परिवार रहता था, जिसमें उसके पिता, उसकी माँ और 2 बहनें और एक भाई छोटा वो रहते थे। और बगल वाले में ही उसका सग्गा मौसा जो उसकी माँ की बहन के जो पति है, जो कि अभी हमने आरोपी के रूप में इसको हमने सस्पेक्ट बना रखा है, वो प्रताप और प्रताप उसका नाम है, प्रताप उसकी पत्नी और उसकी बच्ची छोटी सी है वो रहते थे। ये इंदौर की खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक मौसा ने एक नाबालिग बच्ची की हत्या कर दी है, हत्या की वारदात को अंजाम दिया। ये द्वारकापुरी इलाके का मामला है, जहां द्रविड़ नगर के प्रताप नगर में एक प्रताप नाम के युवक ने नाबालिग के साथ इस घटना को अंजाम दिया। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इंदौर से हमारे संवाददाता जहीन खान जुड़े हुए हैं। जहीन, इंदौर के द्रविड़ नगर से कैसा मामला सामने आया है जो मानवता को शर्मसार कर रहा है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक मौसा ने नाबालिग बच्ची की हत्या कर दी है, क्या कारण था आखिर जिसके चलते उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया? निश्चित ही तौर पे जो इंदौर में है, क्राइम घटने का नाम नहीं ले रहे हैं और हत्या के मामले तो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बात की जाए पुलिस कमिश्नर सिस्टम की तो वो पूरे तरीके से, एक तरीके से कहा जाए तो उस पर भी अपराधी अंकुश लगा रहा है। यह नया ताजा मामला इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के ऋषिनगर का है, जहां पर मौसा ने जो है एक अपने ही परिवार की नाबालिग बच्ची की गला रेत कर हत्या कर दी और फिर बाद में खुद को घायल कर लिया। युवक जो है इसका द्रविड़ नगर का रहने वाला है, जिसका नाम प्रताप है। आला अधिकारी से इसकी बात हुई है, प्रशांत
चौबे से, तो उन्होंने बताया कि जो है इन दोनों के मकान पास पास में थे और लड़की की उम्र 16.5 साल बताई जा रही है। ये लड़की को इसने कमरे में बंद कर लिया था और उसके साथ शायद जबरदस्ती भी की है, और जबरदस्ती करने के बाद उसके साथ शारीरिक शोषण करने के बाद उसका गला रेत दिया है। अभी जो है फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच 60 PM रिपोर्ट आने के बाद खुलासा करने की बात कर रही है। अब देखना ये होगा कि मौसा पे किस तरीके की किन धाराओं में अपराध दर्ज करती है पुलिस। फिलहाल अभी हत्या के मामला दर्ज कर लिया है पुलिस ने मौसा पर। परिजनों का क्या कहना है इस पूरे मामले को? क्या पहले भी इस तरह की कोई शंका थी? क्या पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई थी उसके द्वारा? जिस तरीके से प्रथम दृष्टिया ये बात निकलकर सामने आई, प्रथम दृष्टिया ये चीज प्रतीत होती है कि वो लड़की के साथ शायद वो नाबालिग के साथ में शारीरिक शोषण करते थे और उसी को लेकर उसको कमरे में बंद किया था, और बंद करने के बाद जो है उसका गला रेत कर हत्या कर दी और फिर खुद को भी उन्होंने बुलेट से घायल कर लिया, जिससे ऐसा लगे कि दोनों के बीच में आपस में किसी प्रकार की लड़ाई हो। लेकिन पुलिस ने जो बच्ची की बॉडी को देखा उसके आधार पे उसके शारीरिक शोषण होने की बात भी सामने आ रही है। अब पूरा खुलासा जो है 60 PM होने के बाद आएगा, लेकिन इंदौर से दुर्भाग्यपूर्ण खबर बिल्कुल निकलकर सामने आ रही है। जहीन, जिस वक्त उस बच्ची के साथ ये दुर्घटना घटी, ये हादसा हुआ, तो उनके परिवार के जो लोग थे वो कहाँ थे? जिस वक्त ये हादसा घटा उस वक्त परिजन जो है काम पे गए थे। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, एक एक कमरे में 5-5, 6-6 लोग रहते हैं, और ये लड़की का सगा मौसा रहता है। लड़की से एक कमरे छोड़ के एक कमरे के पास ही उसका दूसरा कमरा था, वहीं पर दोनों का आना जाना था। जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त परिजन कोई नहीं थे। इसने लड़की को कमरे में बंद करके दरवाजा लगा लिया। जब परिजनों ने दरवाजा बंद देखा तो काफी समय तक दरवाजा नहीं खुला था। फिर परिजनों ने जो है आसपास के लोगों को बुलाया और जब दरवाजा खोला तो उसमें जो है लड़की मृत अवस्था में पाई गई थी, और जो है ये भी युवक जो है प्रताप जो भी ये भी घायल पड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले को जो है गंभीरता से लिया है। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं और इसमें जो है ठोस कार्रवाई करने की बात करते नजर आ रहा है। जहीन, एक बात निकल के सामने आ रही है कि हम लगातार देख रहे हैं कि इंदौर से लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, तो क्या जो प्रशासन है वो इस तरह के जो कहना चाहिए घटनाएं हैं इसे रोकने में या इस तरह की घटनाओं को नकेल कसने में क्या? निश्चित तौर पर जो है इंदौर में जो है इस तरह के मामले जो है घटने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी बात यह है नाबालिगों के साथ में जिस तरीके का कृत्य उसमें भी कई मामले सामने आए। फिलहाल पुलिस को जो है गंभीरता से इस मामले की ओर सोचना चाहिए, काउंसलिंग कराना चाहिए बच्चों की, और उसके बाद जो है नाबालिगों का एक प्रशिक्षण कराना चाहिए, जिससे उनको जो गुड टच, बैड टच और किस तरीके से जो उनको कोई प्रताड़ित करता है तो उसके लिए भी पुलिस को जो है समय समय पर करना चाहिए। हालांकि पुलिस करती भी है, लेकिन जिस तरीके से जो गरीब बस्तियां हैं जो कि निर्मम बस्तियां हैं वहां पर भी जाकर पुलिस को इस तरीके की पहल करना होगी, तभी इस तरह के जो है मामले कम होंगे। जहीन, मेरा लास्ट सवाल कि पुलिस ने उस आरोपी पर किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया है? फिलहाल पुलिस ने जो है आरोपी के खिलाफ 302 का हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। बच्ची की 60 रिपोर्ट जो है उसको PM के लिए BMI हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, तो उसकी 60 रिपोर्ट आएगी PM की, उसमें पता चलेगा कि उसके साथ में दुष्कर्म हुआ है, तो दुष्कर्म की धारा भी उसमें बढ़ा दी जाएगी, और आरोपी को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है, उसके बयान ले रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जहीन। तो ये इंदौर से हम आपको दिखा रहे थे जहां पर एक मौसा ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसके दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी, और उसके बाद इतना ही नहीं उसने अपने आप को भी घायल कर लिया और ये दिखाने की कोशिश की कि उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। लेकिन सच कभी छिपता नहीं है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने देखा उसे बच्ची को, और उस बच्ची को देखने के बाद जो सामने आया उसके आधार पर आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, और अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बाद कई धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भोपाल के कटारा हिल्स स्थित इकोलॉजिकल पार्क में योग का आयोजन किया गया, जिसमें योग के महत्व पर चर्चा की गई। बता दें कि यहां रोज सुबह 6 बजे योग करने कटारा हिल्स काउंसिल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी लहारपुर और आसपास के क्षेत्र के कई लोग इकट्ठा होकर योग विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में योग करते हैं। खास बात यह है कि इसमें शामिल होने वाले लोग ज्यादातर बुजुर्ग हैं। हर उम्र वर्ग के लोग स्वस्थ रहने के लिए यहाँ योगशाला में शामिल होते हैं।
खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।